वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश बादू। आज हम अपने बायोलॉजी 12th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर की अपने बात करेंगे। अब यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म यानी आवर्त विधि पादपों के अंदर अपने जनन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक के अंदर विधियां पढ़ चुके हैं, लैंगिक के अंदर सिर्फ अपने अभी तक फ्लावर का डायग्राम और फ्लावर के जो कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, वो अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर अपने पढ़ना है सेकंड चैप्टर का अपना मुख्य बिंदु या सेकंड चैप्टर का अपने क्या नाम है, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। संरचना एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। मतलब नर युग्मक किस प्रकार से बन रहा है और मादा युग्मक है वो किस प्रकार से बन रहा है। तो अपने बात करेंगे नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के संरचना कैसी होती है और उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं नर युग्मकोद्भिद से। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। अब नर युग्मक का निर्माण होना किसके अंदर पढ़ेंगे, अपने फर्स्ट के अंदर। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है, अब देखिए नर युग्मक है वो मैंने आपको फ्लावर के अंदर बताया है कि जो अपना फ्लावर का, जैसे ये पुष्प है, इसके बाह्य दलपुंज, ये मान लीजिए इसके दलपुंज है और इसके अंदर पुमंग भाग है और फिर यहाँ पे इसका जायांग भाग है। तो ये पुमंग भाग है जो इसका चक्र है। अब पुमंग भाग का जो एक भाग है, जो पुमंग का एकल सदस्य है, वो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर को अपने इस प्रकार से यहाँ पे बना के देख सकते हैं। जैसे ये क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे ऊपर का भाग परागकोश, ये भाग योजी है और ये भाग पूतंतु है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण इसके अंदर होता है। इसको अपने लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं या फिर लघु बीजाणु धानी है, वो इसको कहा जाता है। तो लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु धानी, या इसको अपने इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर जो परागकोश भाग है, इसके अंदर किसका निर्माण कर रहे हैं, अपने पराग कणों का। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को अपने अच्छी तरह से समझते हैं।
तो हमारा इसका पहला भाग कौन सा हो गया नर युग्मकोद्भिद के अंदर? नर युग्मकोद्भिद के अंदर अपना पहला भाग हो जाता है परागकणों का निर्माण या फिर परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का परिवर्धन। अब परागकोश किस पे लगा है? लघु बीजाणु पर्ण का ऊपरी भाग है या फिर अपने पुंकेसर का ऊपरी भाग है। एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए, अब इस भाग को परागकोश कह रहे हैं अपने। अब परागकोश के अंदर टोटल अपने इसका अनुप्रस्थ भाग काट के देखें, इसका अनुप्रस्थ सेक्शन काटें, अनुप्रस्थ काटें इसका, या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन काटें इसका टीएस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे अपने को ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। अब ये भाग है ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन काटने पर अपने को ऐसा दिखाई देता है। अब जैसे ये नीचे की साइड इस टाइप से इसकी लाइंस है ये वाली, तो देख लीजिए यहाँ पे जो बाहर की जो कोशिकाएं होती है, बाहर की जो सेल्स होती है, सबसे बाहरी कोशिकाएं होती है इनकी, वो कौन सी कोशिकाएं होती है? सबसे बाहर की बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। अब बात कर रहे हैं अपने कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, परागकोश का परिवर्धन कैसे हो रहा है, उसमें परागकण कैसे बन रहे हैं, परागकणों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो पुंकेसर होता है उसका जो परागकोश होता है वो क्या होता है कि विभाजक कोशिकाओं का एक पुंज होता है। सिर्फ क्या होता है? विभाजक कोशिकाओं का एक पुंज होता है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। सिर्फ विभाजक कोशिकाओं का क्या होता है? पुंज होता है, जिसकी शेप कुछ इस प्रकार से है। अब इसके अंदर जो विभाजक कोशिकाएं हैं, अब मैंने बताया है कि उसके अंदर अपने को कितनी पाली दिखाई देती है? 4 पालियां दिखाई देती है, जिनको अपने क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी है, उस परागकोश के 2 भाग है इस टाइप से, और उसके अंदर 4 पालियां बन रही है। 2 भाग में कितनी पालियां बन रही है? 4 भाग, 2 पालियां और इसके 4 लघु बीजाणु धानियां बन रही है। कई पौधों में सिर्फ 2 लघु बीजाणु धानियां बनती है। जिनमें 2 लघु बीजाणु धानियां बनती है उसके उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। भिंडी और गुड़हल, इनके अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां बनती है। अब ये जो लघु बीजाणु धानी है, मैंने बताया है आपको कि ये जो स्टार्टिंग की जो कोशिकाएं होती है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे क्या है, एक कोशिकाओं का पुंज मिलता है। ये विभाजक कोशिकाएं हैं। कौन सी है? विभाजक। विभाजक कोशिकाएं वो होती है जो क्या कर सकती है? आगे विभाजन कर सकती है, जिनमें निरंतर विभाजन चलता रहता है। और इसमें जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है या अधस्थ त्वचा है, उसका निर्माण पहले ही हो जाता है। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा है, इसका निर्माण पहले ही हो जाता है। तो देखिए अपने इसकी बात करें कि जो एपिडर्मिस है उसका निर्माण पहले हो गया। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? विभाजक कोशिकाएं। अब इनमें निरंतर अपने क्या होगा? विभाजन होता रहता है। तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हैं वो आगे से आगे बनती जाती है। पहले 2
और बाद के अंदर क्या है, 4 इसके भाग बनते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना में ये परिवर्तित हो जाता है। ये सबसे बाहर की बाह्य त्वचा, अब बाह्य त्वचा के बाद में इनमें विभाजन हुआ तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक साइड में चारों तरफ यहाँ पे क्या बनने लग जाती है, पालियां बनने लग जाती है। अब देखिए ये पालियां बनती कैसे हैं। अब यहाँ पे जो प्रत्येक साइड के अंदर, चारों साइड के अंदर जो बनती है, इनको क्या कहते हैं, परपसु कोशिकाएं कहते हैं। परपसु कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जब बनती है, अब कोशिकाएं विभाजतक में से ही निकलती है। ये कोशिकाएं परपसु कोशिकाएं हैं, बनती इसी से है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट अपना यही है। लेकिन जो विभाजतक कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं विशिष्ट होती है और उन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और वे कोशिकाएं अधिकतर वृद्धि करती है और बड़ी कोशिकाएं बना लेती है। और ऐसी कोशिकाएं इस पुंकेसर के अंदर अपने को चारों तरफ, यानी चारों साइड के अंदर बनने लग जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या बन गई, परपसु कोशिकाएं बन गई। यहाँ पे भी अपने परपसु या परपसूतक, इनको परपसूतक भी बोलते हैं, परपसूतक कोशिका या परपसु कोशिका। तो यहाँ पे भी परपसु कोशिका बन गई, यहाँ पे भी परपसु कोशिका बन गई। अब ये कोशिकाएं बनने के बाद में 2 भागों में विभाजित हो रही है। परपसु कोशिका है वो 2 भागों में विभक्त हो रही है, एक ये भाग, एक ये भाग। प्रत्येक जो परपसु कोशिका है वो क्या हो रही है, अपनी 2 भागों में विभाजित हो रही है। जो पहला भाग है वो क्या है, प्राथमिक भीतीय कोशिका है। पहला भाग है वो अपना क्या है, प्राथमिक भीतीय कोशिका। और दूसरा भाग है वो क्या है, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। दूसरा भाग है वो प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका है। अब स्टार्टिंग के अंदर विभाजित कोशिकाएं थी, वो क्या हो गई, बढ़ती गई। बढ़ने के बाद में कुछ कोशिकाएं उनमें से जिनका जीव द्रव्य सघन हो गया, ऐसी कोशिकाएं प्रत्येक कोने पे बन गई, चारों तरफ बन गई। और प्रत्येक कोने पे बनी जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती रही, तो उनमें से आगे 2 भागों में विभक्त हो गई। अब ये जो जीव द्रव्य जिनका सघन था वो कोशिकाएं हैं जो जिनको परपसु या परपसूतक कोशिकाएं कहते हैं, ये 2 भागों में विभक्त हो गई। 2 भागों में विभक्त हुई है। जो अपने बाह्य त्वचा की तरफ है, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा की तरफ कोशिका है, उसको प्रारंभिक भीतीय कोशिका कहते हैं। और जो दूसरी साइड अपने है उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। यहां तक समझ गए? तो देखिए आगे, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका और भीतीय कोशिका। अब भीतीय कोशिका से बाद में यहां पे धीरे धीरे क्या होता है, जैसे यहां तक सेम है। अब प्रारंभिक जो भीतीय कोशिका बनी थी, इससे आगे किसका निर्माण होता है, अधस्थ त्वचा का निर्माण होने लग जाता है। इस टाइप से अधस्थ त्वचा का क्या है, निर्माण होने लग जाता है, जो कम से कम 2 या 3 स्तर की होती है। ये प्रारंभिक भीतीय कोशिका से। अब इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर बन गई कौन सी, जो सेकंड वाली थी, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका है वो सीधे ही लघु बीजाणु मातृकोशिका में परिवर्तित हो जाती है। लघु बीजाणु मातृकोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अब लघु बीजाणु मातृकोशिका में परिवर्तित होने के बाद में यहां पे ये लघु बीजाणु जन कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु
जन कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे अपने जो बीतीय कोशिका है वो अधस्थ त्वचा बनाती है। तो टोटल कितने पार्ट बन गए अपने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपना जो परागकोश है उसका बाह्य भाग बाह्य त्वचा, दूसरा भाग कौन सा हो गया, बाह्य त्वचा क्या है, 2 से 3 लेयर होती है। अब इसके बाद में 2 नंबर क्या हो गया अपना अधस्थ त्वचा, इसके बाद में लघु बीजाणु, जन कोशिकाएं, लघु बीजाणु जन कोशिकाओं में लघु बीजाणु जनन हो रहा है। इसके बाद में देखिए लघु बीजाणु जन कोशिकाओं के बाद में यहां की अंतिम जो कोशिका है वो बनती है टेपिटम बनती है। अंतिम कोशिका वो क्या बनती है, टेपिटम बनती है। अब मैं आपको यहां पे सुथरा सा साफ सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूं इसका कि किस प्रकार से बन रही है। तो देखिए अपने स्टार्टिंग के अंदर अब देखिए कुछ इस प्रकार से अपनी क्या हो गई, बाह्य त्वचा हो गई। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा हो गई। अब यहां पे बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के बाद में मैंने बताया कि प्रारंभिक बीतीय कोशिका से क्या बन गई। अब यहां पे जो सबसे अंदर परपसूतक या परपसु कोशिकाएं बनी, परपसु कोशिकाओं में प्रारंभिक बीतीय कोशिकाएं बनी और प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनी। प्रारंभिक बीतीय कोशिका या प्राथमिक बीतीय कोशिका और प्रारंभिक बीतीय कोशिका और प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। इसके बाद में बीतीय कोशिका से धीरे धीरे इस प्रकार से साइकिल टाइप परिवर्तन होता गया चक्रीय रूप में, जिससे क्या बन गई, 2 से 3 लेयर की अधस्थ त्वचा बन गई, अधस्थ त्वचा। और सबसे ऊपर अपनी बाह्य त्वचा पहले से ही प्रेजेंट है। और स्टार्टिंग कहां से हुई है, अपने जो एक विभाजित कोशिकाओं का पुंज है उससे हुई है। इसके बाद में यहाँ पे जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करती है और टेपिटम का निर्माण करती है। अब इसी वृद्धि के स्वरूप टेपिटम का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे जो टेपिटम बना है वो 2 प्रकार का टेपिटम बनता है। अब 2 प्रकार का टेपिटम होता है। उसमें पहला होता है अमीबीय टेपिटम और दूसरा होता है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अब यहां पे बात करें 1 नंबर पे बाह्य त्वचा, 2 नंबर पे अधस्थ त्वचा। अब 2 नंबर पे जो अधस्थ त्वचा है उसकी एक खास योग्यता होती है, खास विशेषता होती है कि जो अधस्थ त्वचा है 2 नंबर पे अपने प्रेजेंट, उसके अंदर रेशे पाए जाते हैं जो किसकी वजह से बनते हैं, अल्फा सेल्यूलोज की वजह से बनते हैं, अल्फा सेल्यूलोज के प्रेजेंट होने की वजह से। और ये कोशिकाएं हैं वो लगभग यू शेप के अंदर बनती है, यू आकार के अंदर बनने लग जाती है अल्फा की वजह से, अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट होने की वजह से। याद रख लेना, अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इसके अंदर रेशे प्रेजेंट होते हैं, यानी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, रेशे बन जाते हैं और ये यू शेप में बनते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही होने की वजह से ये क्या करती है, शुष्क होने पे स्फुटित हो जाती है। शुष्क होते ही क्या हो जाती है, जब सूख जाती है तो क्या हो जाती है, स्फुटित हो जाती है। तो स्फुटित यानी पराग कोश के स्फुटन के अंदर मुख्य किसका रोल है, वो है अपने जो अधस्थ त्वचा है उसका, क्योंकि उसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से रेशे होते हैं और इन रेशों की वजह से वो क्या होता है, अपने यू शेप में आती है। और जब उसको आर्द्रता रहती है तब तक तो वो ठीक रहती है, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। और शुष्क होते ही ये क्या लगाने लग जाती है, यहाँ पे एक प्रेशर लगाने लग जाती है, दाब लगाने लग जाती है। और इस प्रेशर की वजह से ही पराग कोश है वो क्या हो जाते हैं, स्फुटित हो जाते हैं और अपने जो पराग कण बने हुए हैं
वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे अपने बात करें कि परागकण किससे बने हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि जो अपनी प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका बनी है, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका है, उससे लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका से आगे उसमें समसूत्री विभाजन होने की वजह से लघु बीजाणु जन कोशिकाएं बनती है, जो संख्या में बहुत सी होती है। अब इन लघु बीजाणु जन कोशिकाओं के अंदर आगे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहां तक कोशिकाएं क्या है, डायप्लॉइड है या फिर द्विगुणित है, और यहां पे आगे क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता ही है, आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जो एक कोशिका है उसके अंदर पहले समसूत्री विभाजन होता है, तो वो 2 भागों में बंटती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है। उसके बाद में उनके अंदर फिर वो कोशिकाएं आधे आधे गुणसूत्रों से क्या है, आगे 2 और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आधे आधे गुणसूत्र उनमें चले जाते हैं। तो यहां से अपने अगर इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो यहां पे जो इसकी 4 पुत्री कोशिकाएं बनी हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n होगी। तो यहां पे अर्धसूत्री विभाजन से क्या है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये अगुणित कोशिकाएं कौन होती है, परागकण होते हैं। कौन होते हैं, परागकण, जो संरचना में कुछ इस टाइप से अपने को दिखाई देते हैं। अब ये एक बड़ा हो गया, लेकिन ऐसी छोटी छोटी संख्याएं बहुत सी होती है इसके अंदर। अब ये जो परागकण बने हुए हैं इनके अंदर भी ये क्या है, अगुणित है, और इसके अंदर खुद के केंद्रक होता है। अब इसकी कुछ संरचना होती है, इसके बाह्य संरचना या इसकी बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा 2 भागों में विभक्त है। यह इसका बाह्य भाग हो गया और ये अंतस। बाह्य भाग कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ होता है ताकि यह आसानी से कोई वर्तिका के रूप पर क्या है, ठहर सके। अब देखिए बाह्य भाग है वो क्या है, चिकना होता है, खुरदरा होता है। अब चिकना बाह्य भाग है वो क्या होता है, अपने जो अमीबिया टेपिटम होता है उसके पोषण से बनता है, क्योंकि अमीबिया टेपिटम का मुख्य काम क्या होता है, पोषण देना, परागकणों को क्या देना, पोषण देना। लेकिन ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम का काम क्या है, इसके परागकण के ऊपरी भाग को क्या बनाना, कठोर बनाना। क्या क्या काम है कि अपने स्त्रावी टेपिटम के भाग को क्या बनाना, कठोर बनाना। तो देखिए इस संरचना को क्या कहते हैं, अपने प्रोउबिस काय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोउबिस काय। तो इस प्रकार से क्या है, एक परिपक्व परागकण का निर्माण होता है। तो यहां पे अपने क्या है, परागकण का निर्माण पूरा हो जाता है, और इसके बारे में नेक्स्ट आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।